जयप्रकाश चौकसी का कॉलम मेरे लिए हमेशा एक रेफरेंस कॉलम की तरह है। शिद्दत के साथ जो मैं महसूस करता हूँ वो लिखता हूँ। द इंटेंसिटी, देखिए मतलब एक मिथ है, अभी आपने भी याद किया था कि जयप्रकाश चौकसी की भाषा बहुत अच्छी है। ये मिथ है, आई डोंट एग्री विद इट। लैंग्वेज का ऐसा सवाल है, आई डू नॉट नो 10% ऑफ हिंदी लाइक अदर पीपल नो। हे चले हो क्या रहा है, जो मैं थॉट पेश कर रहा हूँ बहुत पावरफुल है। द थॉट इज कैरिंग द लैंग्वेज। तो लोग वो थॉट की तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैं चौकसी की भाषा बड़ी अच्छी है। काव्य में कहा कैसे जाए, जैसे कहा गया वैसे ही समझा कैसे जाए, जैसे समझा वैसे ही जिया कैसे जाए, और जैसे जिया जाए वैसे कहा कैसे जाए। ये उनसे मिलकर जाना, जीवन के प्रति ऐसी आस्था। ये इतना मजेदार देश है, ये इतना कौतुक भरा अजीब और गरीब देश है, हमेशा इतना अजब गजब भारत है। इस भारत में तो हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं, हजारों कैरेक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ए वुमन हैज नो मीनिंग अनलेस शी हैज फाइनेंशियल फ्रीडम। संसार में अभी तक जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है उससे कहीं गुना अधिक वो है जो अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो मेरा क्या सर, जो मैं लिखता हूँ वो मैं जीता भी हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग माई एनर्जी इन डुअलिटी। मेरे ये तनाव से मैं मुक्त हूँ कि मैं हूँ कुछ और दिखा गुजरा हूँ। बोलते बोलते जीवन में उतर जाते हैं, तैरते हैं, आंख बंद करके अपनी देह पर जीवन की शीतल तेज रफ्तार को महसूस करते हैं। जैसे बात को रखते हैं, ऐसे सुनो कि मानो आंखों से सुन रहे हो। क्या गाना बनाया रविंद्र ने इसके लिए, बहुत सुपर गाना। हाँ, बोले सो गया। गुण अवगुण का डर भय कैसा, गुण अवगुण का डर भय कैसा, जाहिर हो भीतर तू है कैसा। क्या बात है, परंपरा को इंटरलाइज करना पड़ेगा। कल्चर पहनने का शर्ट नहीं है। शैलन लिखते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना है। लड़की का अंदर आया है, लिखते हैं करते करते कितने सावन बीत गए। आहा क्या लाइन है यार, करते करते कितने सावन, आंखों का शर्मा आ जाए। तो जयकिशन ने बोला, हे चले बाबू, ये ऐसा तो नहीं था, कहते कहते कितने सावन बीत गए, जाने कब इन आंखों का नहीं बोल पाई ना, लव करती हूँ। भारत की कुंवारी लड़की अच्छे पति के लिए सावन का उपास करती है, ये वो है। दिस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चर। पढ़ना बचपन से हुआ, पिता ने सिनेमा देखने भेजा। वहां ऐसा बिच्छू काटा कि मानो सिनेमा का डंक भर गया हो, और भाग्य ऐसा कि ठोर ठोर पुस्तकों, संगीत, सिनेमा का ज्ञान बसा था। फिर राज कपूर का दोस्ताना साथ, ये शिद्दत कोई जी के बताए और फिर भी जी जाए। अपने पारिवारिक संस्कार और समझ की तीव्रता को बहुत न्याय से एक कॉलम में लिखते हुए, जीते हुए जयप्रकाश चौकसी। कोई भी देश और समाज कानून से नहीं सुधरता। सुधरने की प्रक्रिया समाज में अंदर से शुरू होना चाहिए। परिवार में मॉरलिटी सिखाई जाती है, स्कूलों में अल्फाबेट सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। कोई स्कूल आपको मॉरलिटी नहीं सिखाती। मॉरलिटी परिवार में सिखाई जाती है। कोई सर कोई राहत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी एलके को बोला रास्ते में कि ये लोकप्रियता जो है ना, वो भयावह वस्तु है। ये आदमी को बहुत जल्दी मार देती है। मुझे बहुत पसंद है। एक का नाम बता रहे, बंदनी इज माय ऑल टाइम फेवरेट, मोस्ट पावरफुल फिल्म ऑफ विमेन, बंदिश। ये अभी जो आई है बोल, इसमें तो मैं अपनी जान दे देता हूँ फिल्म में करके। चौकसी को पढ़ना और बात है, और सुनना और उनसे प्रश्न पूछना और, फिर उसे एडिट करना एकदम और बात। तो बस जो का त्यों। कि जो कुछ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, उसको आप कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं। क्योंकि एक ही घटनाक्रम हो रहा है और सैकड़ों लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन सबके रिएक्शन अलग अलग होते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी वो संवेदना की है। मुझे ये भी लगता है साथ में कि जिस तरह का टेक्नोलॉजी के कारण, उदारवाद के कारण जो समाज में तेजी से परिवर्तन समाज में हमेशा होते रहे। देखिए समाज बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, जो लहरें चलती है वो परिवर्तन की चलती है, लेकिन ये परिवर्तन तो रोज हो रहा है, पर समुद्र के गर्भ में कुछ मूल्य है जो हमेशा जस के तस बने रहते हैं। तो सतह के ऊपर होने वाले निरंतर परिवर्तन और बॉटम में परिवर्तनहीनता, ये दोनों के बीच में एक तनाव है, और इस तनाव को साधना आज के कालखंड की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऊपर के परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। अगर समाज मिक्सी है तो पिछले 20 साल में मिक्सी बहुत तेजी से चल रही है और आए दिन परिवर्तन हो रहा है, और इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तनहीन चिरंतन मूल्यों को संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो साहित्य हो, सिनेमा हो या साधारण जीवन भी हो। ये तो मुझे लगता है कि संवेदना, भावना, हृदय में शिद्दत से महसूस करने का जज्बा, ये एक लेखक के लिए अनिवार्य शर्त है। आपका जब कॉलम पढ़ते हैं सर, तो उसमें आध्यात्म, वो कहीं आध्यात्म में लेके जाता है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है। मैंने अपने जीवन को, मैं चूंकि अधिक समय तक अध्यापक रहा हूँ, और अध्यापकों की आदत होती है सरलीकरण करने का। जटिल से जटिल प्रक्रिया को हम सरलीकरण करते तब तो विद्यार्थियों को समझा पाते ना। तो मैंने अपने जीवन में अध्यात्म वाला जो फंडा है, इसका सरलीकरण बहुत पहले कर लिया है कि जो व्यक्ति जहाँ बैठ के अपना काम अपनी योग्यता के अंतिम बिंदु तक ले जाके कर रहा है, वो अध्यात्म का काम ही कर रहा है। तो मैं अध्यात्म को जीवन के अन्य अंगों से अलग नहीं रखता कि उसके लिए मुझे कुछ अलग तप करना पड़ेगा। तो फिर भी मेरा हमेशा से ये फंडा क्लियर रहा है। जिन कामों में रम नहीं पाता उनको मैं जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं नहीं कर सकता उनको। जैसे मैंने जब कैरियर शुरू किया तो उस जमाने में अर्ली 50s में, 57, 58 में डॉक्टर या इंजीनियर बनना महत्वाकांक्षा होती थी, और मेरे भाइयों ने भी मुझे कहा कि आप साइंस पढ़िए। तो मैंने इंटरमीडिएट साइंस करके उनको बोल दिया कि ये मेरे बस का खेल नहीं है, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकता, इंजीनियर भी नहीं बन सकता, मेरे बस में गणित नहीं है, नहीं कर सकता हूँ, और बीज गणित तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, तो मैं छोड़ दीजिए। फिर मैं आपको उस दिन में मैंने बताया था कि मैं बहुत भाग्यवान परिवार में पैदा हुआ, जहाँ मेरे तीनों भाइयों को पढ़ने में रुचि थी, मेरे पिताजी को भी रुचि थी, और वो बहुत सुसंस्कृत जीवन जीने वाले विद्रोही स्वभाव के आदमी थे उस दौर में। उन्होंने हमको बाध्य कर रखा था कि अंग्रेजी नहीं भी ठीक से आती है तो वो फ्री प्रेस जर्नल उस जमाने में बड़ा पॉपुलर अखबार था, ये पढ़ने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। फिल्म देखते थे हम, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, फिल्म पर हम लोग बातचीत करते थे, उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि कभी कभी जब वो भी फिल्म कोई देख लेते थे तो वो भी उस पर बातचीत करना, अपने चारों बेटों के साथ बैठ के बात करना उनको अच्छा लगता था। तो पढ़ने लिखने के प्रति रुचि और सिनेमा के प्रति रुचि मुझे बचपन से ही है। मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था कि 6-7 साल की उम्र में 4 आने जेब में लेके 2 आने के टिकट लेके नीचे बैठ के पिक्चर देख रहा था, निकर पहनता था, बिच्छू काट गया। तो घर आया तो पिताजी ने थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुम सिनेमा देखने गए, तुमसे पूछ के गया था, थप्पड़ इसलिए था कि तुमको 4 आने दिए थे, बेंच का टिकट लेना था, बेंच पे बैठते तो बिच्छू नहीं काटता। उनकी ऑब्जेक्शन इस बात की नहीं थी। तो वो जो बिच्छू काटा है, मैं उसको सिनेमा का जहर ही समझता हूँ। वे सिनेमा के जहर से मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। उनके अनुसार उनके बड़े होने के समय का कालखंड अद्भुत था। मुझे उस कालखंड की बहुत मधुर स्मृतियाँ मेरे हृदय में है, और वो संगीत अविस्मरणीय है। फिल्म संगीत की बात कर रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मेरे कोई शऊर नहीं है, लेकिन वो फिल्म संगीत मेरे जीवन का हिस्सा है। शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओपी नैयर, नौशाद, सब टॉप फॉर्म में थे। और शंकर जयकिशन अकेले म्यूजिक डायरेक्टर हुए, सलीम साहब का ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है। सलीम साहब मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, और हफ्ते में हम कम से कम 4 दिन साथ में खाना खाते बातचीत करते हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है कि हर क्रिएटिव आदमी के कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे जाता है आदमी। कोई किसी का 7 साल पीरियड चलता है, 5 साल चलता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता चलता है।
शंकर जयकिशन एकमात्र कंपोजर है जिन्होंने 49 से 71 तक बुरा वक्त नहीं देखा है। ये सलीम साहब का कहना है। 49 की बरसात और 70 का रिलीज हुआ जोकर, ये 21 सालों में कभी बुरा वक्त देखे नहीं। हमेशा हिट फिल्म दी है, हमेशा मधुर संगीत दिया है। ऐसा कंसिस्टेंट फॉर्म, ये ब्रैडमैन की तरह फॉर्म है क्रिकेट की भाषा में बात करें तो ये सलीम साहब की ऑब्जर्वेशन है। और मैं अभी सलमान के साथ पूना में सिम्बोसिस में शूटिंग कर रहा था, तो वहाँ हम लोग बॉडीगार्ड तो हम लोग होटल में ठहरे थे। तो वहाँ पर ऊपर के बड़े भारी टेरेस पर रोज़ रात में सलमान साहब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, शराब वराब गपशप का दौर चलता था और वो ओपन होता था टेरेस के। होटल में जो भी लोग ठहरे, किसी को आना तो आ जाए, कोई रोक टोक सलमान करता नहीं है। तो एक पोलैंड का आदमी आया था वहाँ, तो उस समय वो गाना चल रहा था, आजा सनम मधुर चांदनी में हम और तुम तो हिंदी नहीं समझती। तो सलमान से रिक्वेस्ट की कि एक बार और बजवा दीजिए। तो उसने मुझसे कहा कि ये जो कंपोजिशन है डिवाइन है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये मनुष्य के हाथ द्वारा बनाई रचना नहीं है, गॉड की रचना है। मैं पोलिश आदमी हूँ बट आई कैन हियर सो मच सिमिलरिटी विद पोलिश म्यूजिक कि मैं तो इसको रिकॉर्ड करके साथ ले जाना चाहूँगा। तो मुझे एहसास हुआ कि देखो ना, एक ही साल में क्या क्या बातें हुई है यार। श्री 420 का अमर डुएट है, प्यार हुआ इकरार हुआ। उसके इमीडिएट बाद आजा सनम मधुर चांदनी में चोरी चोरी, क्या जमाना था। एक तरफ प्यासा के संगीत जो धूम मची हुई थी, क्या लिरिक्स थे साहिर साहब के, क्या शरण जी लिखते थे। जब हम पढ़ते हैं ना तब तो हम आपको जान नहीं रहे होते, एक छोटा सा आपका पिक्चर होता है वहाँ पे, सिर्फ इतनी सी आपकी वो पहचान है, तो कभी रेफरेंस के लिए भी लोग पढ़ते हैं वो। लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो देखते हैं कि जीवन के प्रति जो आपकी आस्था है, ये जीवन के प्रति आस्था, उमंग, ये सारी बातें जो है ना, इसका मूल केंद्रीय भावना प्यार है। मैं 50 साल से एक स्त्री से प्रेम कर रहा हूँ, और मैं अपने माता पिता को भी बहुत प्रेम करता हूँ, यहाँ तक कि उनका नाम स्मरण करके भी आंसू आते हैं। तो असली भावना तो प्रेम है। अगर आप प्रेम करते हैं और आपका प्रेमल स्वभाव है तो फिर आप सब चीज़ों से प्रेम करते हैं। अच्छे भोजन से प्रेम करते हैं, आप अच्छे रहन सहन से प्रेम करते हैं, कपड़ों से प्रेम करते हैं, अच्छे इंसानों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे ऐसे इंसान भी मिले, राज कपूर साहब, उनकी फैमिली, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, सभी लोग, राजीव कपूर, सलीम साहब। मेरा सलमान से परिचय सलीम साहब की वजह से है। तो ये सब तो बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत ही विद्वान लोग हैं। और जीवन में कुछ समय विठल भाई की मदद से मुझे शैलेंद्र को भी थोड़ी सा समय जानने का अवसर मिला था, पर वो अद्भुत कवि है और मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली जब ये तमाशा चल रहा है देश में भ्रष्टाचार वगैरह का, तो वो गाना सुना मैंने गाइड का, वहाँ कौन है तेरा, और अंतिम शब्द उसमें आए, फिर क्यों नाचे सपेरा। अरे मैंने बोला शैलेंद्र ने कमाल कर दिया, सांप नाचता है, बोला सपेरा। तो क्या इसका आशय ये है कि जनता जो वोट दे के लोगों को पावरफुल बनाती है वो क्यों नाच रही है? नाचना तो सांपों को चाहिए जो गद्दी में बैठे, सपेरा क्यों नाच रहा है? हाँ, तो ये अद्भुत रेफरेंस मिल जाता है लाइफ। तो प्रेम जरूरी है, आशावादिता के लिए, उमंग के लिए, हृदय में उत्साह के लिए प्रेम आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और प्रेम का मैं अर्थ बहुत ही सीमित उसमें नहीं लेता हूँ। मेरा विराट अर्थ है कि मैं तो धरती से भी प्यार करता हूँ, फूल पत्तों पौधों से भी प्यार करता हूँ, इंसानों से भी करता हूँ। और मुझे जितना मैंने प्यार किया है दुनिया में लोगों से, मैं भाग्यवान हूँ, मुझे उससे अधिक मिला है। तो मेरा तो निरंतर उत्साह बना है। अच्छा, ये जो जिसको आप कॉलम कह रही हैं, ये कॉलम नहीं है, मेरे लिए जीवन है। ये मेरे लिए प्रतिदिन की चुनौती है कि जो इतने सारे पाठक आप पर यकीन करते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, आप उनको कभी निराश मत करना। तो मैं तो लिखते समय सोचता हूँ कि भाई सामने अपने कुर्सी पे आदर्श पाठक बैठा हुआ है और उसके हाथ में वेद भी है कि आलस नहीं करना। तो मैं निरंतर अच्छे से अच्छी सामग्री इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है मुझे कॉलम लिखने में कि बहुत खोज करके भी विषय नहीं मिला। मैं अपने पत्नी से, बहुओं से, बच्चों से पूछता हूँ आज का कोई विषय आप लोग सुझा दो यार, कुछ नहीं मिल रहा है। पर ऐसे दिनों में मैंने देखा है
कि जब विषय डेफिनेट विषय नहीं होता तब का कॉलम बहुत बढ़िया बन जाता है। आप भी बुद्धिजीवी और मनजीवी दो लोगों को अलग अलग करते नहीं करता, हो नहीं सकता। ऊपर वाला ऐसा कोई खाके में इंसान नहीं बनाता। ये कोई मिठाई की दुकान नहीं है कि मीठा बन रहा है, ये नमकीन बन रहा है, ये गुलाब जामुन, ये रसबेरी, ऐसा नहीं होता है कभी। बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी सरल हृदय का व्यक्ति हो सकता है, और सबसे सरल हृदय के जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो सकता है। मैं एक बार हाजी अली, बॉम्बे में जगह है, वहाँ से मैंने टैक्सी ली, चैम्बूर आर के स्टूडियो जाना था। कोई राज साहब का फोन आया था कि जितना जल्दी आ सको स्टूडियो आ जाओ। तो वो एक बूढ़ा ड्राइवर था, 60-65 साल की उम्र होगी उसकी। मैं तो उस समय कम था मेरी उम्र, शायद 40-42 का था मैं। जा बाबा जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी चलाओ। वो कुछ नहीं बोला, वो अपनी गति से चलाता रहा। मैं बोल जल्दी। फिर धीरे से वो बुदबुदाया कुछ, दोबारा बुदबुदाया, तो मैंने सुनने की कोशिश की। तो ये कह रहा है, जो यहाँ आता है जल्दी करता है, तेजी से भागता है। आज तक मैंने किसी को पहुंचते नहीं देखा। मुझे लगा गाड़ी रुकवा के उसके चरण छूना चाहिए। वो कितनी बड़ी बात वो आदमी बोल गया है कि यहाँ कोई पहुंचता तो है नहीं, सब निकल पड़ते हैं मंजिल के लिए, मंजिल को पता नहीं है। राज कपूर को फाउंटेन हेड किताब अच्छी लगती थी, पूंजीवादी के फेवर की किताब है, समाजवाद के खिलाफ किताब है। उनको अच्छे लगता था डोमिनिक का कैरेक्टर, हीरोइन का, रॉन का कैरेक्टर हीरो का अच्छा। वो फिल्म मेकर थे, एसेंशियली हीरो थे फिल्म मेकर। उनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज का महत्व, वो है सिनेमा, और कुछ नहीं। उनके सारे प्रेम प्रसंग भी वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ के उसने सिनेमा की ऊंचाई पाई है। मैं नहीं समझता कि वो कभी जेन्युइनली किसी और बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो केवल अपने काम से प्रेम करते थे, और ये बाकी महिलाओं का प्रेम उनको उनके काम में मदद करता था, ये एक अलग बात है ना। हालांकि इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्रिएटिव आदमी बहुत सेल्फिश होता है। जानकारियां चौकसे को कंठस्थ हैं, एक सिरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जयप्रकाश चौकसे से बातचीत को संपादित करना मेरे लिए संभव नहीं था, फिर वे अपने आप को इतने छोटे कॉलम में कैसे संभाल लेते हैं। यानी वो एक जमाने में लॉन्जाइनस की थ्योरी थी कि ओनली ए गुड मैन कैन बी ए गुड पोएट। कई साल तक मैं उस पर यकीन करता रहा, थ्योरी ऑफ सबलिमिटेड। ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? मेरे को ये भी देखिए, अभी आपसे बात करते हैं, इसका उत्तर मिल गया मेरे को। इसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति बड़ा काम कर जाता है अच्छा सा, हम उसको फौरन महान बोलने लगते हैं। हम लोग विशेषण देने में बहुत उदार है। भारत से ज्यादा उदार कोई देश नहीं है विशेषण देने में, और भारत से ज्यादा उदार कोई देश भी नहीं महानता कबूल करने के लिए। हमेशा व्यक्ति को स्वीकार करो उसकी कमजोरियों के साथ। आपका एक रोल डिस्ट्रीब्यूटर का भी रहा और एक रोल आप जो हम देख रहे हैं, तो इन दोनों रोल्स में क्या कभी एक दूसरे से मिक्स हुए या इन दोनों रोल्स को आपने अलग अलग रखा? नहीं, ये दोनों रोल तो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी भी होते हैं। मसलन मेरे सुपुत्र के रिकमेंडेशन पर मैंने सुनील शेट्टी की एक एक्शन फिल्म खरीदी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन बहुत गोरी एक्शन था, भयावह था। तो मैंने अपने कॉलम में लिखा कि इसका एक्शन इतना भयावह कि डर लगता था, ऐसा सिनेमा बनाने की क्या जरूरत है। वो फिल्म अपनी जगह कामयाब हो गई है। तो कई बार लगता है मन में कि मैं ऐसी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करूं जो मैं खुद देखना पसंद करता हूं। जैसे एक बार राज साहब से मैंने कहा कि मेरी शायद देखी आप, मैंने लिखी और बनाई है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके मैंने एक सवाल तुमसे पूछता हूँ कि शायद अगर सिनेमा घर में लगे तो क्या तुम स्वयं टिकट खरीद के देखना पसंद करोगे? अगर तुम्हारा जवाब है कि हाँ तुम पसंद करोगे देखना, तो मैं तुम्हारी फिल्म देखूंगा। मेकर को पहले ये भरोसा रहना चाहिए कि मैं अपनी फिल्म भी टिकट खरीद के देख सकता हूँ। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, बहुत बार होता है कि आपकी रुचियाँ कुछ है। अब मैंने कही सबसे ज़्यादा 8 फिल्में मैंने लगाई मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सलाम बॉम्बे, अनकही अमूल पालेकर की, और अरुणा राजे की रिहाई। मैं पागल हो गया मुंबई में पिक्चर देख के। औरतों की आज़ादी पे रिहाई से अच्छी फिल्म बन नहीं सकती, लेकिन वो फिल्म असफल हो गई, जबकि हमने खूब प्रचार किया था और 12 बजे का शो फुल लगा था। 12 बजे कोई शो फुल लग जावे तो समझा इनिशियल लगना जिसको कहते हैं फिल्म ट्रेन में, तो अब 3 दिन तो फुल चलेगा।
लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे इंटरवल के बाद कहा कि आधे लोग लौट के नहीं आए पहले शो में। वो इतनी बोल्ड थी, उसमें औरत की आज़ादी की इतनी साहसी बातें थी कि लोग पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो बहुत अच्छी फिल्म थी, अद्भुत फिल्म थी, वो मेरी आज भी फेवरेट है। मैं रिहाई को मदर इंडिया के बाद नंबर या बंदनी के बाद नंबर 3 पे रखूँगा, वो इतनी महान फिल्म है। लेकिन वो नहीं चली क्योंकि हमारा देश में जो पाखंड है हमारा, वो हमको साहसी फिल्म देखने की है। सर, आपको कभी लगता है कि आप पूरे भारत में भ्रमण करें और बिल्कुल फलसफे वहीं से जीवन से निकालें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेहनती भी हूँ और आलसी भी हूँ, दोनों बातें मेरी साथ साथ है। मैं अपने काम में या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, खूब मेहनत करता हूँ। तो ये घूमना ज़्यादा जो है ना, इसमें बहुत सा शारीरिक श्रम शामिल है। आजकल आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाओ 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, और प्राय वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है ऐसा मौका उपलब्ध करा दिया जाए कि बिल्कुल आपको आराम से भ्रमण नहीं, मेरे को नहीं जाना है। मैं एक ड्राइंग रूम में बैठ के एक मेरे मनपसंद व्यक्ति है, मेरा मनपसंद था भी, वो साहित्यिक अभिरुचि वाला संवेदनशील व्यक्ति, उससे बात करने में मेरे को पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगरा नहीं गया था, ताजमहल की कहानी नहीं डाली, उपन्यास नहीं डाला। मेरे को आप बोलोगे पेंट करना गुलाब, अगर मैं पेंटर होता तो मैं हुई नहीं। मैं गुलाब की सुगंध को पेंट करता, गुलाब को क्या पेंट करना, कोई भी कर देगा। वो मेरा सृजन प्रक्रिया अलग है। आपके दौर के पत्रकार और आज के पत्रकारों में क्या आपको अंतर लगता है? आपको लगता है आज के जो पत्रकार है वो मेहनत कम करते हैं? मैं आज के दौर का नहीं हूँ। ये बार बार आप मेरे को विगत दौर का बता के मेरे बुढ़ा होने का कठोर स्मरण क्यों कराना चाहती है? हाँ, सच है, जिस व्यक्ति ने समय की परछाई से बचते हुए हमेशा रोशनी के साथ डग भरे, जो पिछले समय और आज पर एक सी ईमानदारी से बात कर सके, इस घटनाक्रम की कड़ी उस घटनाक्रम से जोड़ सके, वो किसी भी जमाने का कैसे हो सकता है? उसका अपना जमाना हो सकता है। इसी क्षण आपसे बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया या बड़े बड़े अखबार बहुत कम उम्र में पढ़ना शुरू कर दिए थे, और उनके संपादक लोग सब महान लोग होते थे। फिर ये मेरा सौभाग्य था कि सन 64 से मैं राजेंद्र माथुर के निकट था, जो नई दुनिया में काम करते थे, और बाद में नवभारत टाइम्स के एडिटर बने। श्रवण गर्ग को भी मैं उन्हीं दिनों में मिला हूँ। राहुल बालपुते बहुत बड़े संपादक थे नई दुनिया के। उन्होंने एक संपादकों की, पत्रकारों की ब्रीड पैदा किया। तो मेरा भी पत्रकारिता में रुचि राजेंद्र माथुर की वजह से थी। उनसे मिलने अक्सर नई दुनिया जाता था, वहाँ राहुल जी से मुलाकात होती थी, वहाँ शरद जोशी से मुलाकात होती थी, सरोज कुमार जैन से मुलाकात होती थी। सब लोग बहुत अच्छे पत्रकार थे। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता में जो ट्रेडिशन लंबे समय से हमारे यहाँ चला आया है भारतवर्ष में, वो उसका दौर प्रीतिश नंदी पर खत्म होता है अंग्रेजी में, और हिंदी में जितना विश्वास से मैं अंग्रेजी का नहीं बोल सकता प्रीतिश नंदी में खत्म होता है, उससे अधिक विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि वो राजेंद्र माथुर में खत्म होता है। 91 में उनकी डेथ हुई है राजेंद्र माथुर की। और राजेंद्र माथुर की परंपरा का एक संपादक श्रवण गर्ग रहा है। देखिए, मैं ओल्ड फैशन हूँ। मेरे लिए संपादक का मतलब होता है विचारक, चिंतक, और चिंतन में चुनौती शामिल होती है हमेशा। तो मेरे लिए संपादक का मतलब है जो लिखता हूँ। लेकिन आजकल अखबारों का स्वरूप बदल गया है। आजकल संपादक व्यवस्थापक है, किसकी कहाँ पोस्टिंग करना, किसको किस कॉलम के लिए किसको आमंत्रित करना, वो व्यवस्थापक है, बिजनेस मैनेजमेंट है। और आजकल सब अखबारों के संपादकीय मंडल विज्ञापन विभाग द्वारा शासित है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सुधीर अग्रवाल ने कभी भी मेरे कॉलम में कोई तरह की दखलंदाजी नहीं की, और मुझे उन्होंने भरपूर स्वतंत्रता दी है। मुझे उन्होंने वैसे ही स्वतंत्रता दी जैसे वो प्रीतिश नंदी या दूसरे लोगों को देते हैं, और ये मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को लिखते समय कोई भय नहीं से गुजरना पड़ता कि ये कट तो नहीं जाएगा यार, इतनी मेहनत कर रही, चिंता नहीं होती मुझे। उन्होंने राज कपूर की दोस्ती से सीखा और सलीम की दोस्ती से जाना। वो रणबीर कपूर को भी जानते हैं तो वी शांताराम को जानते और पहचानते हैं। फिल्म और दर्शन का उनका बेजोड़ साम्य और समझ वे फिल्म का कॉलम मात्र नहीं लिखते, बल्कि उनके अनुसार ये एक अद्भुत जरिया है जीवन को समझने के लिए। आपका जो मनपसंद फिल्म, मनपसंद पुस्तक? माय ऑल टाइम फेवरेट इज शिक्षा संदेश।
यू विल बी सरप्राइज, जोकर इज नॉट माय ऑल टाइम फेवरेट। राज कपूर ने सावधानी हमेशा बरती थी कि जो इन दोनों फैशन में कपड़ा हो वो नहीं पहनना, एक स्टैंडर्ड। जिस जमाने में 24 इंच की मोरी पहनते थे पैंट की लोग, वो राज साहब के पिक्चर में जो 18 इंच का स्टैंडर्ड है, 20 इंच का, वही रहा। जब लोगों ने उसको 12 इंच कर दिया तब भी उन्होंने 18-20 रखा, तो वो देखने में ऐसा मॉडल लगता है। सबसे बड़ी बात है वो दिल का हाल सुने दिल वाला है, वो जो गाना है इसका अपने को बहुत अच्छा लगता है। फाउंटेन राग दरबारी, और मैं दुख के साथ कहता हूँ कि राग दरबारी के बाद ऐसी कोई किताब हिंदी में दिखी नहीं है। मैथिली पुष्पक के इधर बम से मैं बहुत प्रभावित। मेरी पसंद शुरू होती है राज कपूर, मोतीलाल, संजीव कुमार, दिलीप कुमार। आपकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स हैं, आपको क्या लगता है ये किसी भी निजी जीवन में इसका निर्वाह कैसे होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी पैशनेटली और इमोशनल इंटेंसिटी से मैं चीज़ों को पसंद या नापसंद करता हूँ, ये मुझे लगता है ये ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जिसका स्वागत किया जाए, जिसको फॉलो किया जाए। मुझे लगता है इस लाइफ में जो लोग बैलेंस करके चलते हैं, संतुलन करके चलते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक भी जीते, ज़्यादा सुखी भी रहते हैं। वो संतुलन है। मेरी नफरतें इतनी तीव्र हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि मेरी नफरतें मुझे जल्दी खा जाएंगी, वरना मैं शायद ज़्यादा जीता। मेरी नफरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई हेट, आई डिसलाइक पीपल, आई कांट स्टैंड स्टूपिड पीपल एट ऑल। ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में 90% लोग स्टूपिड होते हैं यार। जैसे दिमाग में एक कैटलॉग व्यवस्थित रूप से तैयार है, आप प्रश्न पूछो, वो ड्रॉर खुल जाता है और जवाब तैयार। और मैंने कल भी ये बात कहने की कोशिश की थी, लोग समझ हो सकता है बात ही गलत हो, कि हम कोई भी व्यक्ति, समाज, किताब, कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, खास करके सृजन की बात हो, तो ये प्याज छीलने की तरह है। प्याज का पहला छिलका निकला, इसका जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा छिलका निकला, शिक्षा कहाँ हुई थी, पत्नी कौन है, प्रेसी कौन, छिलके निकालते रहो। सारे छिलके निकाले बाद प्याज ही गायब हो जाता, प्याज रहते नहीं है। प्याज बड़ा ही छिलकों का होता है। तो जिसको हम खोदने निकले थे वो उसको हमने नष्ट कर दिया, वो है नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद अपनी उंगलियों को सूंघो, जो गंध आएगी वो प्याज का साग है। और दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का सावनी का है कि सावनी पौधे में केवल बादल आने के 4-5 दिन पहले बारिश होती है, फूल खिलते हैं। तो जिसकी जड़ें पाताल में है, जमीन के अंदर है, बादल आकाश में आते हैं, इनका संवाद कैसे स्थापित होता है, इनका रिश्ता क्या है? मुझे लगता है ये रिश्ता प्यास का है। सावन के पौधे की, धरती के पौधे की प्यास बादलों तक पहुंच जाती है और वो बरस भी जाते हैं, उसकी प्यास हो जाता है। गंध, प्यास और फूक, ये सदर है। मुझे संकोच होता है कहने में कि सब बूढ़े लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि हमारा काल जब सबसे अच्छा था। यद्यपि जीवन में मेरे बहुत, आई एम मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स, डिसलाइक्स एंड पूर्वग्रह बड़े स्ट्रॉन्ग है मेरे, लेकिन पढ़ते समय मैं उनको दरकिनार कर देता हूँ, बिल्कुल दरकिनार कर देता हूँ। पर एक बात का मेरा पूर्वग्रह जो मेरा कभी मिट नहीं सकता, वो ये कि मैं टोटली पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे कई जगह संवाद स्थापित नहीं कर सकता हूँ जहाँ किसी एक धर्म को, विशेष को महान माना गया और दूसरों को गिरा हुआ माना गया, ये पसंद नहीं करता हूँ। और लेखकों में मुझ पर अमर्त्य सेन का बहुत प्रभाव है। अमर्त्य सेन अद्भुत लेखक है साहब, और उनकी किताबों से आपको बहुत कुछ समझने सीखने को मिलता है। तो मैं तो भैया, मेरे तो इतनी ज़्यादा वैराइड रुचि है जीवन में, और मेरे लिए तो भटकना और बहकना बहुत आसान है। लेकिन मैं अपने काम में सौदा नहीं करता। मेरा मूल काम, मेरा कॉलम लिखना है, ये साइड वर्क नहीं है मेरा, माय मेन जॉब। आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट फॉर आवर्स। राइटिंग टेक्स ओनली हाफ एन आवर। मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है भास्कर समूह के संपादक मंडल की कि आप एक आध दिन मिस नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं करता। और इसके पीछे असली लालच क्या है? कॉलम छपने के बाद जो अपने प्रशंसकों के और लोगों के फोन आते हैं, कई लोगों को कुछ चीजें बुरी लगती है, वो फोन भी आते हैं। ये जो निरंतर संपर्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं जो सृजन कर रहा हूँ, अगर आप उसको सृजन मान सकती हैं, तो कॉलमों को लोग सीरियस नहीं लेते। कॉलम इज नॉट सीरियस लिटरेचर एनीवे। तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं? ये मौत को पराजित करने का एकमात्र शस्त्र मनुष्य के हाथ में है, काम। आप मर जाएंगे, आपका काम जिंदा रहेगा।
बिल्कुल रहेगा। जीवन क्षणभंगुर है, बहुत छोटा समय का जीवन है, ट्रांजिशन है, लाइफ में हर मूवमेंट बहुत फास्ट है, गति है, समय जो निरंतर प्रवाहित है। तो आखिर आप कैसे जीतेंगे मृत्यु से, कैसे जीतेंगे विपरीत परिस्थितियों से? केवल अपना काम करके। और जो लोग जहां अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, मैं उनका प्रशंसक हूं, भक्त हूं उनका।